आखिर कैसे सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाता हुआ एक पियक्कड़ भिखारी बन गया बॉलीवुड की फिल्मों का प्रोड्यूसर। आखिर कैसे गलियों में घूमने वाला हिंदुस्तान का एक आम अदना सा पत्रकार बन गया आयरलैंड की आज़ादी का क्रांतिकारी। आखिर कैसे गांधी का सबसे भरोसेमंद सिपाही बन गया गांधी का सबसे बड़ा शत्रु। और आखिर में ऐसा क्या किया था उस एक किसान नेता ने जिसे याद कर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ख्वाबों में भी खौफजदा हो जाया करते थे। ऐसी ही न जाने कितनी हैरतअंगेज कहानियों को अपने भीतर समेटे आज आपके सामने हाजिर हुई है इंदुलाल याग्निक की वो कहानी, जिसकी शुरुआत होती है 22 फरवरी बरस 1892 के रोज गुजरात की साक्षर भूमि कहे जाने वाले नाडियाड कस्बे से, जहां एक नागर ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है इंदुलाल याग्निक का, जिसे प्यार से सभी लोग इंदू कहकर पुकारा करते थे। वही इंदू जिसके बचपने ने अभी जवानी की दहलीज पार भी न की थी कि उसके सर से पिता का साया सहसा कुछ यूं गया कि आने वाले वक्त में विपन्न हालातों से जूझते उसके परिवार की आर्थिक तंगी का बोझ कब उसके कंधे ढोने लग गए ये उसे खुद भी ना इल्हाम हो पाया। मगर परिवार की आर्थिक तंगी का बोझ ढोते कंधों पर इंदू ने कभी बस्ता टांगना नहीं भूला था। यही वजह थी कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में गुजरात जैसे इलाके के भीतर ऐसे विपन्न हालातों के बीच भी रहकर इंदू ने न सिर्फ मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई पूरी की बल्कि इंटरमीडिएट की परीक्षा इतने उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण की कि इंदू के शिक्षकों ने इंदू को सलाह दी, बेटा अपनी उच्च शिक्षा के लिए पड़ोस के बड़े शहर बंबई का रुख करना। और इस तरह बरस 1911-12 के दौरान इंदुलाल याग्निक का कारवां पहुंचता है मायानगरी बंबई, जो तब मायानगरी नहीं वकीलों का कारखाना हुआ करती थी। चूंकि आस पड़ोस के एक बड़े इलाके में वकालत के सबसे बड़े मकतब बंबई में ही मिला करते थे और इन्हीं वकालत के बड़े बड़े बंबई के मकतबों में से एक मकतब ऐसा भी था जहां कला विषय से स्नातक करने के बाद इंदू अपनी वकालत की पढ़ाई कर जरूर रहे थे, मगर इंदू का दिल उस पढ़ाई में लग नहीं रहा था। क्योंकि जिंदगी में अक्सर कहीं दिल लगाने के लिए दिल को पिछले पायदान से हटाना भी पड़ता है और इंदू का दिल तो कला, कलम और कलाम वाले उसी पिछले कमरे में कुछ इस कदर गिरफ्तार हुआ था कि कला विषय के स्नातक पाठ्यक्रम के बाद इस वकालत की पढ़ाई वाले कमरे में लगने को तैयार ही नहीं था। यही वजह थी कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में हिंदुस्तान के सबसे ग्लैमरस कहे जाने वाले वकालत के करियर को लात मारकर इंदू ने चुना कि वो अपने कलम की कमाई की ही रोटी खाएंगे, फिर चाहे मुश्किलातें कितनी भी क्यों ना आए। क्योंकि उस दौर में कला, कलम और कूची के सहारे कमाई करना लगभग असंभव समझा जाता था। मगर वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। एक दफा इंदू ने संकल्प क्या किया कि अब वो अपने कलम की कमाई ही खाएंगे, तो देखते ही देखते कलम के सहारे कमाई का जरिया एक शाम इंदू की दहलीज का दरवाजा खुद खटखटाने लगा। दरअसल बीए की पढ़ाई के दौरान इंदू के दो बड़े घनिष्ठ मित्र बने थे, शंकरलाल बैंकर और द्वारिकादास बैंकर। दोनों बड़े व्यापारिक घरानों से ताल्लुक रखते थे और बीए की पढ़ाई के वक्त से ही इंदू की लेखनी से बेहद प्रभावित रहा करते थे। तो एक शाम यूं ही द्वारिकादास, शंकरलाल और इंदुलाल की ये तिकड़ी बैठकर गप्पे हाँक रही थी कि अचानक उन्हीं हाँकते गप्पों के बीच सहसा एक अभिनव प्रयोग प्रस्फुटित हुआ कि जल्द ही
एक गुजराती पत्रिका प्रकाशित की जाएगी जिसमें पैसा लगाएंगे शंकर लाल और द्वारकादास बैंकर और उसकी लेखनी का समूचा जिम्मा होगा इंदु लाल याग्निक के कंधों पर। और बस इसी एक बातचीत के सिलसिले के बाद जल्द ही सामने आती है हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे मानद और प्रचलित पत्रिका इंदु लाल याग्निक द्वारा संपादित नवजीवन, जिसके पाठक बाजार में सफलता के अप्रतिम कीर्तिमान रचने के बाद इंदु लाल, द्वारकादास और शंकर लाल के बढ़े हुए साहस का ही यह करिश्मा था कि जल्द ही इस तिकड़ी की ओर से हिंदुस्तान के पाठक बाजार को नजर हुई एक और भारतीय इतिहास की अनमोल कृति, हिंदुस्तान के इतिहास की शायद सबसे मानद और प्रचलित अंग्रेजी पत्रिकाओं में से एक पत्रिका यंग इंडिया, जिसके संपादन और लेखन का कार्यभार भी इंदु लाल याग्निक के कंधों पर ही था। जाहिर सी बात है, जीवन में सहसा आए इस नए बदलाव के बाद उपजी व्यस्तताओं के साथ अपने जीवन का सामंजस्य बिठा ही रहे थे इंदु कि एक शाम यकायक एक खबर ने इंदु का किवाड़ क्या खटकाया, मानो इंदु की किस्मत ने एक नया मोड़ लेने की तैयारी कर ली। क्योंकि इंदु की दहरी पर दस्तक देने वाली खबर थी किसी के आने की। खबर थी दक्षिण अफ्रीका में बरतानिया हुकूमत के दमकते सूरज को ग्रहण लगा देने के बाद वतन वापसी करते गांधी के हिंदुस्तान लौटने की। यकीनन दक्षिण अफ्रीका में गांधी के किए कारनामों के बाद इंदु की गांधी में दिलचस्पी थी, तो इंदु ने गांधी के हिंदुस्तान लौटने के तत्काल बाद गांधी के साथ एक जरूरी और बेहद अहम और एक लंबी मुलाकात की, जिस मुलाकात के दौरान जितना गांधी इंदु से प्रभावित हुए उससे कहीं ज्यादा इंदु गांधी से प्रभावित नहीं हुए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको कहानी में आगे इल्हाम हो ही जाएगा, मगर ऐसा नहीं था कि इस मुलाकात के भीतर इंदु गांधी से प्रभावित नहीं थे या इंदु और गांधी के बीच के रागात्मक संबंधों की शुरुआत नहीं हुई थी। सत्य तो यही है कि इस पहली मुलाकात के भीतर ही इंदु और गांधी के उन रागात्मक संबंधों की नींव पड़ी थी जिन्होंने परवास भरी थी आगे चलकर गांधी के उस खेड़ा सत्याग्रह के भीतर, जहां इंदु ने इतनी महनीय भूमिका निभाई थी कि सत्याग्रह के बाद गांधी न सिर्फ इंदु को अपना सबसे भरोसेमंद सिपाही कहने लगे थे, बल्कि इंदु को अपना दाहिना हाथ कहकर भी संबोधित करने लगे थे। वो बात और है कि जब आने वाले वक्त में बरस 1921-22 के दौर में गुजरात में पड़े सूखे के बाद राहत बचाव कार्य की जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से इंदु लाल याग्निक को सौंपी गई, जिस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए इंदु लाल याग्निक सरदार वल्लभ भाई पटेल के आवास में रुके और उस दौरान पटेल के साथ इंदु के जिन मतभेदों की शुरुआत हुई उन मतभेदों ने आगे चलकर विकरालता धारण की बापू और इंदु के बिगड़ते संबंधों के रूप में। और बरस 1924-25 आते आते तो इंदु और बापू के संबंधों में इतनी खाई खिंच चुकी थी कि इंदु इस सवाल से दो चार होने लगे थे कि वो राष्ट्रीय आंदोलनों के भीतर बापू के साथ काम कर भी सकते हैं या नहीं। और यकीन मानिए बरस 1924-25 के दौर में किसी भी सत्याग्रही का अस्तित्व हिला देने के लिए यह सवाल पर्याप्त था कि वो बापू के साथ काम करे या नहीं, क्योंकि बापू उस वक्त नैतिकता के पर्याय पुरुष थे और बापू के खिलाफ जाकर राष्ट्रीय आंदोलनों में भागीदारी देना यह अपने आप में इतना बड़ा धर्म संकट था कि इस धर्म संकट ने इंदु की रातों की नींदें और दिन का चैन छीन लिया। बरस 1925 आते आते इंदु इस कदर उधेड़ बुन में फंसे रहने लगे कि एक रोज इंदु ने इस उधेड़ बुन से तंग आकर यह फैसला कर लिया कि अब वो आने वाले कुछ दिनों तक राष्ट्रीय आंदोलनों से ही दूरी बना लेंगे। और फिर इस फैसले के बाद इंदु लौटते हैं वापस अपनी पुरानी कर्मभूमि यानी माया नगरी मुंबई, जिसकी फिजाओं में पहुंचते ही इंदु को सताने लगी वो सदाएं जब इंदु पत्रकारिता करने के सिलसिले में मुंबई की गलियां छाना करते थे। इंदु को लगा चलो इस उधेड़ बुन से निजात पाने के लिए उन्हीं पत्रकारिता की पुरानी गलियों में लौट चले।
मगर इंदू को कहाँ इल्हाम था कि इंदू जिस पत्रकारिता की गलियों में लौटने के लिए खुद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, पत्रकारिता की उन गलियों को खुद इंदू की तलाश महीनों से थी। खास तौर से उन गलियों में रहने वाले रणछोड़ दास लोटावाला जी को, जो अपने समाचार पत्र हिंदुस्तान के लिए एक योग्य संपादक की तलाश महीनों से कर रहे थे। और जब रणछोड़ दास लोटावाला जी को अपनी ही गलियों में आहिस्ता आहिस्ता कदम ताल करते हुए स्वयं यंग इंडिया और नवजीवन जैसी पत्रिका के मशहूर ख्याति प्राप्त संपादक इंदुलाल याग्निक जी नजर आ गए, तो रणछोड़ दास लोटावाला जी को और चाहिए क्या था। तत्काल लोटावाला जी ने हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादन की जिम्मेदारी इंदू को सुपुर्द की, जिस जिम्मेदारी को इंदू ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। और इसके बाद इंदू ने हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन इतना उत्कृष्ट किया कि जल्द ही इंदू के पास देश के एक और ख्याति प्राप्त अंग्रेजी अखबार डेक्कन क्रॉनिकल की एडिटरशिप का प्रस्ताव भी आ गया, जिस प्रस्ताव को भी इंदू ने सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिया। और इस तरह बरस 1926-27 आते आते इंदू दोबारा देश के दो सबसे ख्याति प्राप्त समाचार पत्रों के संपादक के तौर पर अपना कार्यभार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे थे। मगर ये सब कुछ सुनने में जितना हंसी लग रहा है ना, देखने में उतना हंसी कतई नहीं नजर आता था। क्योंकि यकीनन इंदू देश के दो सबसे ख्याति प्राप्त समाचार पत्रों के संपादक हुआ करते थे, मगर बतौर संपादक उन्हें जितनी भी तनख्वाह मिलती थी उनमें से अधिकांश पैसे तो वो समाज सेवा में अर्पण कर दिया करते थे, जिस नाते उनके पास इतनी कम धनराशि बचती थी कि उस धनराशि का अपने कपड़ों पर व्यय वो व्यय से अधिक जाया समझा करते थे। यही वजह थी कि देश के दो सबसे ख्याति प्राप्त समाचार पत्रों के संपादक होने के बावजूद अगर आते जाते राहगीर इंदू को सड़क पर चलते हुए देख लेते थे तो सड़कों पर चलने वाला कोई आवारा राहगीर ही समझा करते थे। और करेले पर नीम ये भी कि बंबई में अपनी पत्रकारिता जगत की इस दूसरी पारी के दौरान इंदू को कम्युनिस्टों की सोहबत का चस्का चढ़ गया था, जिस सोहबत ने यकीनन इंदू को बहुत सारी अच्छी बातें भी सिखलाईं, मगर एक बुरी लत का लती भी बना दिया। ये लत थी शराब की। इंदू बंबई के अपने इस पत्रकारिता प्रवास के दौरान नशे में धुत रहा करते थे, खूब शराब पीते थे। ये बात और है कि अपने इस नशे का इंदू ने कभी अपने काम पर कोई असर नहीं होने दिया। यही वजह थी कि पत्रकारिता जगत में इंदू का दमकता सूरज पूरी प्रवास से दमक रहा था, इतना दमक रहा था कि उसकी रोशनी से मुतासिर हुए लाइट ऑफ एशिया के राइटर अर्नोल्ड साहब भी एक रोज इंदू के दफ्तर की मेज के उस पार आकर इंदू को प्रणाम करते हुए उनके समक्ष कुर्सी पर बैठे हुए नजर आने लगे। अर्नोल्ड साहब का इंदू के दफ्तर आने का मकसद था कि इंदू उनकी लाइट ऑफ एशिया, जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी थी, उसका गुजराती तर्जुमा कर देते, जिससे गुजराती फिल्में भी बन सकती। इंदू को लगा जीवन में कुछ नया भी किया जा सकता है, ये कुछ नया सा लगा, तो इंदू ने अर्नोल्ड साहब को झट से हाँ कर दी। और इसके बाद इंदू ने द लाइट ऑफ एशिया का गुजराती तर्जुमा लिखा, जिस पर फिल्म बनी। और वो फिल्म इतनी हिट हुई कि बरस 1927-28 आते आते सिनेमाई गलियारों में हलचल मच गई कि एक नए स्क्रिप्ट राइटर साहब आए हैं जो अपनी पहली ही फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ सुपर डुपर हिट हो गए हैं। और सिनेमा में तो जो चलता है वो चल ही पड़ता है। तो बस देखते ही देखते संपादक इंदुलाल याग्निक की मेज पर समाचार पत्रों से अधिक फिल्मों के प्रस्ताव नजर आने लगे। और अब तो इंदू को भी अपनी बदरंग हो चुकी जिंदगी के कोलास पर ये नए सिनेमाई रंग अच्छे लगने लगे थे। सो इंदू ने इसके बाद अपने पास आए हुए तमाम फिल्मी प्रस्तावों पर एक सिरे से सहमति की मुहरें लगानी शुरू कर दी। और तकदीर का खेला ये कि इंदू ने जिस भी फिल्म में काम किया वो फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर चली, बल्कि सफलता के ऐसे अप्रतिम कीर्तिमान खड़े किए
कि देखते ही देखते चंद महीनों के भीतर भीतर मुफलिसी के गर्त में समाये हुए इंदु के पास इतने पैसे आ गए कि इंदु उन पैसों की इन्वेस्टिंग के अलग अलग जरिए तलाशने लगे। वो बात और है कि जिस किसी इंसान को एक दफा फिल्मों का चस्का लग जाता है, उसकी जिंदगी की हर डगर उसे फिल्मों तलक ही लेकर चली जाती है। सो इंदु को भी अपने पैसों की इन्वेस्टिंग का सबसे बेहतर जरिया फिल्में ही लगी। और इसके बाद इंदु लाल याग्निक ने फिल्मों में पैसे लगाने शुरू कर दिए, फिल्में प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। और नियति का करिश्मा ये कि पावागढ़ पतन और कश्मीर नु गुलाब जैसी इंदु की फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार बिजनेस किया, बल्कि सिनेमाई गलियारों में सफलता के ऐसे अप्रतिम कीर्तिमान खड़े किए कि इन दो फिल्मों की प्रोड्यूसिंग के बाद तो इंदु के पास इतने पैसे आ गए कि इसके बाद इंदु ने अपने प्रोड्यूसिंग बैनर के तले फिल्मों की लाइनें लगा दी। मगर अंग्रेजी का एक मेटाफर है, डार्कनेस एट हाई नून, माने दोपहर के दमकते सूरज पर सहसा ग्रहण लग जाना। इंदु के सिनेमाई सफरनामे में अंग्रेजी का यह मेटाफर एकदम फिट बैठता है। चूंकि जिस वक्त इंदु के मिडास टच के चर्चे सिनेमाई गलियारों में गूंज रहे थे, ठीक उसी वक्त इंदु के सिनेमाई ग्राफ ने आसमान से ऐसा गोता लगाया कि इंदु कब दौलत के ढेर से मुफलिसी के रसातल में समा गए, ये इंदु को खुद न समझ आया। और यकीन करें, इस झटके ने इंदु की जिंदगी को उस दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी दोनों राहों पर चलना इंदु को गंवारा नहीं था। चूंकि अब मुंबई की अपनी फिजाएं, माझी मुंबई की फिजाएं इंदु का दम घोटने लगी थीं और इस मुंबई से वापस घर लौटने की राह इंदु को दोबारा बापू के उस साबरमती आश्रम की ओर लेकर जाती थी, जहां जाने का भी इंदु का अब मन नहीं था। तो इंदु अब आगे बढ़े तो बढ़े किधर, ये इंदु को समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो भला हो कि ऐसे नाजुक मोड़ पर इंदु को साथ मिला अपने एक पुराने मित्र मनसुख लाल मास्टर का, जिन्होंने इंदु को सलाह दी कि क्यों ना कुछ दिन दुनिया घूमाओ, एक दफा देख आओ दुनिया किस चाल से किस ओर आगे बढ़ रही है, ताकि अपनी जिंदगी की चाल और दिशा दोनों तय कर सको। और पैसों की चिंता मत करना, पैसे मैं दे दूंगा। और इसके बाद इंदु ने अपने मित्र मनसुख लाल मास्टर की सहायता से शुरू किया विश्व भ्रमण का वो सफरनामा, जो सफरनामा इंदु एक खास, बेहद खास उद्देश्य के साथ करने वाले थे। ये उद्देश्य था जहां जिस मोड़ पर जैसे जिस प्रकार हो सकेगा वो बरतानिया हुकूमत की जड़ों में मट्ठा डालते रहेंगे। और अपनी इसी कवायद को अमली जामा पहनाने के सिलसिले में इंदु का कारवां बरस 1931-32 आते आते जा पहुंचता है आयरलैंड। वो आयरलैंड जो उन दिनों बरतानिया हुकूमत से आज़ाद होने के लिए कसमसा रहा था। और ऐसे हालातों में इंदु ने आयरलैंड के क्रांतिकारियों के हाथों से हाथ थाम बरतानिया हुकूमत के खिलाफ आयरलैंड और ब्रिटेन की सीमावर्ती इलाकों में मोर्चेबंदी करनी शुरू की। आपको यकीन नहीं होगा, बरस 1931-32 के जिस दौर में गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन गए हुए थे, उसी वक्त इंदु भी लंदन में मौजूद थे, मगर आयरलैंड के क्रांतिकारियों के साथ। और महज आयरलैंड ही क्या, आने वाले वक्त में तो इंदु ने दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा कर न सिर्फ जहां जैसे हो सका, जिस प्रकार से हो सका बरतानिया हुकूमत को कमजोर किया, बल्कि अपने जहन के भीतर उस नई चेतना का विकास भी किया, जिस नई चेतना के सहारे जब बरस 1936 आते आते इंदु दोबारा हिंदुस्तान की सरजमी पर लौटते हैं, तो उनके जहन में एको हम द्वितीयो नास्ति मिशन तैयार हो चुका था। ये मिशन था समाज के आखिरी कतार पर खड़े हुए तबके का हित करना। और जब इंदु ने अपने गृह राज्य गुजरात की सरजमी को एक नज़र भर निहारा, तो उन्हें गुजरात में विकास की आखिरी कतार पर बैठा हुआ
निरीह तबका नजर आया, किसानी का तबका। सो इंदू ने तय किया कि अब वो अपना जीवन किसानों को समर्पित करेंगे। ये वही दौर था जब पूर्वांचल और बिहार की सरजमी पर स्वामी सहजानंद सरस्वती की किसान सभा के बैनर तले एक नई किसान ताकत का उदय हो रहा था। सो इंदू ने सहजानंद सरस्वती की इसी किसान सभा का गुजराती संस्करण गुजरात की धरती पर उतार दिया। और इसके बाद इंदू ने किसानों के हित में कवायदों को आगे बढ़ाने का जो सिलसिला शुरू किया, सो उस सिलसिला थमता नजर आता है बरस 1955 आते आते। बरस 1955 मैं खास तौर से रेखांकित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इंदू की जिंदगी का वो मोड़ था जिसने बीते 3 दशकों से कांग्रेस और उसकी सियासत से कोसों दूरी बना चुके इंदू को दोबारा रायसीना की पहाड़ी पर बने 3 मूर्ति भवन के कमरे के भीतर सिंहासनारूढ़ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया। मगर कैसे? दरअसल बरस 1954-55 आते आते बंबई राज्य के भीतर गुजराती भाषाई लोगों के लिए अलग गुजरात राज्य की मांग आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ने लगी थी। और इसी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कुछ युवा आंदोलनकारियों ने जब तत्कालीन बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई का घेराव करने की कोशिश की, तो मौके पर मौजूद पुलिस ने दमन कार्रवाई के सहारे जब इन आंदोलनकारियों को दूर करने की कोशिश की, तो उस पुलिसिया दमन कार्रवाई के तहत 5 से 6 युवा आंदोलनकारी छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। और यकीन करें हमारा, गांधी के गुजरात में अहिंसक आंदोलन कर रहे युवा छात्रों की पुलिसिया दमन कार्रवाई में हुई इस मौत ने न सिर्फ उस वक्त समूचे गुजरात को हिला के रख दिया था, बल्कि वत्रक नदी के किनारे सुदूर महमदाबाद के अपने आश्रम में बैठ किसानों के हितों की तमाम कवायदों में जुटे इंदू लाल याग्निक को भी इतना बेचैन कर दिया था कि इंदू वापस अहमदाबाद लौट सियासत की डगर पर आगे बढ़ते हुए खुद को महागुजरात आंदोलन की कमान संभालने से रोक ही न सके थे। और इंदू लाल याग्निक के इस महागुजरात आंदोलन की कमान संभालने के बाद इस आंदोलन की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए 10 अक्टूबर बरस 1956 के उस रोज अहमदाबाद में घटे उस वाकये की नजीर ही काफी है, जिस वाकये ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ख्वाबों में भी खौफजदा कर दिया था। दरअसल इस रोज अहमदाबाद के भीतर पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पूर्व नियोजित सभा प्रस्तावित थी। तो जाहिराना तौर से नेहरू युग में देश के सबसे बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की सभा के लिए विशालतम पंडाल लगा था, जिस पंडाल के भीतर जब आजाद लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे बड़े प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलने के लिए खड़े हुए, तो जाहिराना तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जुबान से निकले एक एक अल्फाजों को सुनने के लिए सामने हजारों हजार की तादाद में पसरा हुआ जनसैलाब दिल थाम कर बेकरार नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि नेहरू के प्रांगण में आने वाला वो जनसैलाब नेहरू से मुंह मोड़ नेहरू के इस भव्यतम प्रांगण के सामने वाली सड़क के उस पार वाले मैदान में लगे इंदू लाल याग्निक की नुक्कड़ सभा के छोटे से पंडाल में समाता हुआ नजर आ रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी प्रधानमंत्री के लिए इससे बड़ी जलालत दूसरी हो नहीं सकती है कि उसे सुनने के लिए 10-12 मुट्ठी भर लोग हैं और उसके सामने ही एक छोटा सा नुक्कड़ पंडाल लगा है और वहां हजारों हजार की तादाद में जनसैलाब मौजूद है, जिसके बाद यकीनन इंदू की दास्ताने जिंदगी में और भी हर्फ जरूर जुड़ते अगर 17 जुलाई 1972 के रोज निष्ठुर नियति ने इंदू के पांवों को जबरन थाम न दिया होता। जबरन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंदू एक लंबी बीमारी से पूरी ताकत और हिम्मत के साथ दो हाथ कर रहे थे, मगर हालातों के आगे कभी हार न मानने वाले इंदू लाल याग्निक को आखिरकार उस बीमारी ने हरा दिया।